चलो बच्चों आप इधर देखो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। ज्यादा हो गया सर आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आज पार्टी भी है उस मसले में, पार्टी उसके लिए आप सभी मुझे पार्टी देंगे। आप सभी हम दे बात सही बात सर कहे पता चला तो नहीं दिया सही बात है, पता चल तो करियो है नहीं क्या बता तुम टाल मिठाई मिठाई ले आएंगे तो बस। बर्थडे बॉय को लानी चाहिए मिठाई। अरे बर्थडे किसका आज? बर्थडे बॉय सर वो होटल बुक कर रहे हो आकाश क्या किया रहा है आज? बहुत ही भाई का बुक बर्थडे। कर रहे हो आकाश आपके जगह नाम बोल रहा है। आओ केक केक बर्थडे मनाओ उसका। दोस्त किस काम के तुम? अभी गए थे ना केक बुक करने। सरता केक तो ऐसे छीन छीन के लाते। चलिए चलो देखना पहला क्वेश्चन। एक लाइन काटता साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करने करेगी? पंकिल यानी क्या होता है भाई? पंकिल यानी क्या होता है? देखो इसमें आएगा निस्पंदन। क्या आएगा पहले तो? इसका सही आंसर है निस्पंदन। क्वेश्चन पहले आंसर का पहला आंसर का कौन सा है? पहला ही है निस्पंदन। निस्पंदन इसका सही आंसर है। निस्पंदन क्या होता है भाई? ये पंकिल जल का मतलब उसने बोला है जो खराब जल होता है। क्या होता है? खराब जल। खराब जल से जो खराब अणु होते हैं उन अणुओं को बाहर निकालना और जल को साफ करना, यानी कि फिल्टर जो करते हैं अपन जल का, फिल्टर जो करते हैं जल को, उसी को खराब जल को सही करना निस्पंदन कहलाता है। इसका मतलब होता है गंदे जल का शुद्धिकरण। क्या होता है निस्पंदन का मतलब? गंदे जल का शुद्धिकरण। गंदे जल का शुद्धिकरण ही क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। इसी प्रकार से आपके कभी पूछ ले जाए कि वर्ण लेखन क्या होता है? वर्ण लेखन कुछ विधियां होती है, विधियां आप याद रखना। वर्ण लेखन विधि में क्या होता है भाई? एक तो निस्पंदन विधि आपको पता चल जाएगा, गंदे जल को शुद्धिकरण करना क्या होता है? निस्पंदन। और वर्ण लेखन विधि में क्या होता है? इसकी खोज करता लिखना है पहला। वर्ण लेखन विधि की खोज करता है स्वेट। कौन है? आवाज नहीं रही, ध्यान इधर से, दिमाग यहाँ लगाओ। बोल रहा हूँ साइंस ट्यूशन डेली बैठते हैं, जो पढ़ा रहा हूँ कम से कम वो याद करते रहो। जो मेन मैंने वही लिख कर आता है, कुछ बाकी चीज नहीं है दूसरी इसमें। वर्ण लेखन में क्या होता है? इसके खोज करता है स्वेट है। और विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण लेखन। विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है भाई? वर्ण लेखन कहलाता है। इसी प्रकार से एक और विधि आती है आपके अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि में क्या होता है? अपकेंद्रण विधि में होता है दूध से मक्खन निकालना। क्या होता है? दूध से मक्खन निकालना। कौन सी विधि के द्वारा? तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा। एक होता है आपका आसवन। आसवन विधि का आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा। आसवन विधि में क्या होता है? तो शुद्ध जल को आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से क्या करना? समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना क्या होता है? ये आसवन विधि होती है। कौन सी विधि के द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। अगला लिखना क्रिस्टलीकरण विधि। इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीकरण में तो जो क्रिस्टल होता है उसमें इसमें वो बाहर निकलता है। जैसे समुद्री जल से क्या? नमक का बाहर निकलना। समुद्री जल से नमक का बाहर निकलना क्या होता है? क्रिस्टलीकरण विधि होती है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं मिश्रण से। मिश्रण मैंने ऐसा आपको बता रखा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? समांगी और विषमांगी। मिश्रण से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बैठ जाता है। इसलिए विद्या से क्वेश्चन आया इसलिए क्योंकि मिश्रण की ये विद्या होती है। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें कोई जब मिश्रण कर दे तो वो मिश्रण में देखिए ना, जैसे जल में चीनी का मिलना, ठीक है, और जल में नमक का मिलना, ठीक है। ये कौन सा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? समांगी। पानी में दूध का मिलना, ना तो पानी दिखे ना ठीक से दूध दिखे, तो पानी में दूध का मिलना क्या हो जाता है? समांगी मिश्रण है।
और विषमांगी या असमांगी मिश्रण क्या होता है? तो रेत में पानी मिलाना, तो रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। रेत में पानी मिलाना और दो दालों का मिश्रण है ना, उड़द की दाल अलग ले लो और एक आपके कोई दूसरी दाल अलग ले लो, तो दाल अलग दिखेगी। एक आप मक्का ले लो, एक गेहूं ले लो, तो गेहूं मक्का को मिक्सर कर दो, मक्का अलग दिखेगा, गेहूं अलग दिखेगा। लेकिन उन दोनों में यदि पानी डालकर उसे और पीस दे तो दोनों में कौन सा जाएगा? फिर समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, विषमांगी और समांगी आप देख लेना इसको। यहाँ से आता है और जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है भाई? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो मतलब क्वथनांक मतलब कितने डिग्री पर उबल जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। या फिर केल्विन में पूछे 373 केल्विन पर, केल्विन में पूछे तो 373। जल का क्वथनांक पूछ लिया, जल का हिमांक पूछ ले तो हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है हिमांक? 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है? बर्फ का गलनांक होता है 273.15 डिग्री केल्विन। 15 केल्विन, डिग्री तो जाएगा इसके, केल्विन में डिग्री लगेगा, केल्विन और इसका गलनांक होता है। और नॉर्मली गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हम इसमें लिख सकते हैं गलनांक भी। हिमांक और गलनांक सेम रहेगा। ठीक है, कि कब गलने लग जाएगा? तो 0 के बाद गलने लग जाएगा, और क्या। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके कि चीनी को इसके जलीय विलयन से निष्कर्षण किया जा सकता है कौन सी विधि के द्वारा? ये फिर से विदेशी क्वेश्चन आ गया। तो देखो, क्रोमेटोग्राफी, आसवन है, वाष्पीकरण है, निस्पंदन है। तो आसवन हमने देख ली, इसमें आसवन नहीं आ सकता है। निस्पंदन हमने देख ली, निस्पंदन नहीं आ सकता है। क्रोमेटोग्राफी या वाष्पीकरण से क्या आएगा? तो देखो, चीनी को इसके जलीय विलयन से निष्कर्षण किया जा सकता है, तो चीनी को किया जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण। आंसर नंबर 2 का क्या रहेगा? वाष्पीकरण। क्या रहेगा? वाष्पीकरण। तो चीनी को वाष्पीकरण के द्वारा उससे अलग किया जाएगा। एक और क्रोमेटोग्राफी है, ये क्या होता है? तो एक मिश्रण के घटक को अलग करने की विधि। मिश्रण, कोई भी मिश्रण होता है तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? तो कोई घटक होते हैं मिश्रण के, जो घटक होते हैं मिश्रण के घटक को अलग करना, मिश्रण के घटकों को अलग करना, मिश्रण के घटकों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, बाकी विधि हमने ऊपर कर लिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा, पिंड के भार में वृद्धि के साथ घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? तो आंसर नंबर 3 का सही आंसर। घर्षण बल कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बढ़ जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा भाई? थोड़ा अंदाजा लगाओ अपने आप से कि पिंड के भार में, जैसे कोई व्यक्ति हमसे भारी है, या व्यक्ति मत देखो, व्यक्ति के स्थान पर कोई ऐसा कट्टा देखो। एक कट्टा है जिसमें 10 किलो गेहूं है, और एक कट्टा ऐसा जिसमें 1 क्विंटल गेहूं है। तो कौन ज्यादा घिस आएगा? 1 क्विंटल वाला। तो भार होने पर क्या होता है? घर्षण क्या हो जाता है? भार रहेगा तो घर्षण बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? भार की वृद्धि से क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण बढ़ जाता है। लिखो, इसमें आएगा घर्षण बढ़ जाता है। थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया करो, बढ़ जाता है। बाहर जाके बात करा कर रही। तो घर्षण देखना, घर्षण में आप याद रखना, घर्षण जो होते 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक तो घर्षण होता है आपके स्थैतिक घर्षण, एक होता सीमांत स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण, और एक होता गतिक घर्षण। घर्षण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, और एक और कौन सा? गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है? तो जब हम चलने लगते हैं, चलने का प्रयास करते हैं ना अपन, जब जैसे हम चलने का प्रयास करते हैं, यानी कि जैसे हम स्थिर है एकदम, या फिर चलते समय रुकने का प्रयास करते हैं, जैसे रुकने का प्रयास करते हैं एकदम पाँव हमारा एकदम नीचे रखता है, तो उस टाइम पे जो पाँव में जो घर्षण हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्थैतिक घर्षण। एक होता सीमांत घर्षण,
क्या होता है, एक और सीमांत घर्षण। स्थितिक और सीमांत दोनों सेम सेम होते हैं, ये भी उसी टाइम पे लगता है। तो स्थिर वस्तु में गति आने का प्रयास कर, जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर वस्तु में गति का प्रयास हम क्या करते हैं, पहले चलते चलते एकदम रुकने का प्रयास करें तो वो तो आपका कौन सा, स्थितिक। जब रुकने का प्रयास करते तो वो स्थितिक है। और कोई वस्तु रुकी हुई है और एकदम वो चलने का प्रयास करती है, चलते समय उसे घर्षण चाहिए, बिना घर्षण के आप चल नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे आप कहीं तेल बिछा लो बहुत सारे प्रशिक्षण, फिर चलने का प्रयास कर देगा, आप चल पाओगे क्या? तो बिना घर्षण के नहीं चल पाओगे भाई, नीचे गिर भी जाओगे। तो बिना घर्षण के नहीं चलाता है। तो चलते समय एकदम जब स्थिर है, वो स्थिर से चलने का प्रयास करे तो कौन सा घर्षण, सीमांत। और चलते हुए एकदम स्थिर हो रहे तो कौन सा हो गया, स्थितिक। और गति में आप जानते हो, गति घर्षण में क्या, गति वाला घर्षण। गति घर्षण में क्या होगा, गति घर्षण। गतिमान में क्या हो जाएगा, गति में जाएगा, वस्तु की कोई गति जो होती है तो उसमें कौन सा घर्षण लगता है, गति वाला घर्षण लगता है। ठीक है, जो आपके गति घर्षण होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। गति घर्षण कितने प्रकार के, दो। एक तो होता है लोटनिक। गति घर्षण दो प्रकार के, एक होता है लोटनिक, एक होता है सर्पी। लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है, लोटनिक घर्षण जिससे आपकी कार चलती है, कार गाड़ी घोड़ा जो भी चलता है, कार गाड़ी है ना, मोटर, ये जो वाहन चलते हैं लोटनिक घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। जो लोलर जो होता है, लोलर देखा होगा ना, लोलर का एकदम उसके नीचे बैठ जाएगा। लोलर है कि लोलर है, रोलर है, मोटर, रोलर। ठीक है, ये सब। सर्पी घर्षण में क्या आएगा, जो आपका चलना क्या है, सर्पी का लोटनी के, आपका चलना क्या है, सर्पी घर्षण है। मानव का चलना है ना, मानव का चलना, और एक और सांप का चलना, मोटर, बस। मोटर नहीं बोले तो बस है। अरे यार ऊपर कहीं लिखी मिली तो बस मोटर ही तो है वो। अब थारी आँखें में जड़ा कर तो मुझे करो बे। अगला, घर्षण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, लाभ बताओ मुझे, क्या लाभ हो सकते घर्षण के कारण, क्या लाभ हो सकते घर्षण के, है ना। तो लाभ ये होता है कि घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है। तो चलना संभव नहीं होता, इससे चलना संभव नहीं होता। तो ये लाभ थोड़ी, ये तो कारण हो सकते हैं उसके। लाभ है ना, चल पा रहे अपन, किस कारण से, घर्षण। या फिर ऐसा चलना संभव नहीं होता, ये कारण में आते हैं ऐसे और टॉपिक, ये लाभ चलना थोड़ी। किस कारण से, ये भी लाभ है अपना। चलना ऐसा डायरेक्ट लिखो लिख लो, उसमें, आप लिख रहे लिखना, ये लिख लो, चलना चलना। कारण हो जाता है। मशीन का कार्य करना, कोई मशीन होती है, मशीनों का कार्य करना, मशीनों का कार्य करना किसके कारण, ये भी उसका लाभ है। ठीक है, जो आप लिख रहे हो, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लिखना किसके कारण, ये लाभ है अपना, बिना घर्षण के फिर लिख पाएंगे। ठीक है, वाहन का चलना, ये भी क्या अपना लाभ ही है, वाहन का चलना। ठीक है, हानि क्या हो सकती है, हानि तो अपनी चप्पल घिसा जाए, चप्पल घिसा तुम्हारी, घर्षण का हानि क्या होती है, मेरी चप्पल घिसा रही, चल देखनी है, हर महीने 2 महीने 3 महीने बदलनी पड़ती है। तो चप्पल का घिसाना लिखो, जल्दी याद रहेगा तुम्हें। टायर का घिसाना लिखते हैं ना अपन, टायर घिस जाना, है ना। मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो भी घिस जाते हैं, पुर्जे घिस जाना, मशीनों के पुर्जे घिस जाना। तो आपको ये हानि हो सकती है इनसे। तो इसको कारण से बचाव क्या कर सकते हैं हम, बचाव का कारण क्या हो सकता है, हम कैसे बचा सकते हैं घर्षण को, कैसे कम कर सकते हैं, या फिर कम कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे बचा सकते हैं। तो बचाने का कारण होता है घर्षण को हम इसमें स्नेहक लगा दे, या फिर बेयरिंग लगा दे, आपके पाँव में टायर लगा दो, बेयरिंग है कि नहीं है। तो स्नेहक यानी तेल वेल, आपको मशीनों में तेल डालते हो ना, सुई की वाली मशीन जो होती है, तेल डालकर चलाओ उसको, आराम से घर्षण अच्छा करेगा उसमें। और स्नेहक, उसके अलावा बॉल बियरिंग बोलते हैं इसको, बॉल बियरिंग लगाकर, पॉलिश करके
पॉलिश करके ये आपको बचाव हो सकता है घर्षण से बचने का, घर्षण से बचने के ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, चौथा है कि तीसरा है? चौथा, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या का तुलना में क्या होती है भाई? श्वेत की तुलना में लाल कैसी होती है? हाँ? पहला आएगा बराबर होती है, तीसरा आएगा ज्यादा होती है, चौथा आएगा कम होती है। क्या होती है? हाँ? श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल की तुलना में कैसी होती है? याद है कि नहीं आपको? अरे संख्या ही नहीं याद है क्या इनकी? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? भूल गए क्या? 120। कितने लाखों में? ओ ये देखो, ये 5-6 को नहीं, अगर बड़े बड़े चैप्टर भूल गए ही जो। हाँ भाई, नहीं दिमाग तो वहाँ घास से तो चढ़ा दो, बड़े बड़े दिमाग। रक्त में 2 प्रकार की कणिकाएं कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी संख्या होती है 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन, है ना? और इसकी 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख की ज्यादा होगी। अभी 2 से 3 लाख तो मुझे लगता है प्लेटलेट्स की होगी। 70 से 80 हजार होगी, और इसकी ज्यादा थी, चेक करना है। बाकी इसकी 50 लाख फिक्स है। सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें चेक कर लो। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है? कम होती है। चौथे का सही आंसर रहेगा कम होती है, कम होती है। आरबीसी का रासायनिक नाम बताओ मुझे। आरबीसी का रासायनिक नाम, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बढ़िया, भूल जाओ तुम। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बताओ? ल्यूकोसाइट। और एक और होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है? इसके वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है? सर ये डब्ल्यूबीसी का 8 से 10 हजार है ना? 8 से 10 हजार कम है ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था, कम है। 8 से 10 हजार ये, और प्लेटलेट्स की 2 से 3 लाख। हाँ वो है 2 से 3 लाख। और ये 50 लाख जो भी आपने लिखी है। ये तो सही है, 50 लाख, उसको तो याद है मुझे। हाँ। ये 2 से 3 लाख, हाँ ठीक है। हाँ। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। रक्त के बारे में क्वेश्चन पूछा उसने, रक्त के बारे में सोचा, ये भी आपको याद नहीं है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। क्या है ये? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में कौन से प्रकार का? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तो तरल संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? कल परसों लिखे थे 7.4। रक्त में रक्त का लाल रंग किस कारण? लाल रंग होता है हीमो HB के कारण। और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया, एनीमिया। रक्त का निर्माण बताओ। निर्माण, निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। हाँ अच्छा, रुधिर, रक्त का हम बात करें, रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है? रक्त परिसंचरण का कार्य, परिसंचरण का कार्य कौन करता है आपके अंदर? रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है शरीर के अंदर? अरे डांडो, तुम्हारा दिल तो धड़केगा, हृदय, हृदय धड़कता नहीं धड़कता? और रक्त परिसंचरण की खोज बताओ मुझे किसने की? परिसंचरण तंत्र की खोज कौन पढ़े पीछे जाके? हम क्यों पढ़े सर? हमारे थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो आपके आएंगे सर, आप पढ़ना कर जाके, मेरे थोड़ी आएंगे। विलियम हार्वे, बहुत बढ़िया। विलियम हार्वे, बताओ हृदय कितने 1 मिनट में कितनी बार? हाँ 70 से 75 बार, यानी कि मिनिमम पूछे तो 72 बार। 70 से 75 होता है। हृदय धड़कन मापने का मीटर होता हो। धड़कन मापने के लिए कौन सा होता है?
स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। हृदय में रक्तचाप बताओ, रक्तचाप मापने का मीटर कौन सा है? रक्तचाप मापने का मीटर क्या है? हाँ, मैं थोड़ी याद करांगा सर, आप याद करो। स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, ये याद करना है। स्फेग्नोमेनोमीटर, वही तो बात है सर। सर आप तो बस लिखा, हमने कॉपिया भर लिया, टेंशन नोट। बताओ हृदय, हृदय जो होता है, हृदय में रक्त कैसे पहुंचता है? कौन सी धमनी के द्वारा? हृदय में रक्त पहुंचता है कौन सी धमनी? तो बहुत बड़ा है, कैरोनरी धमनी, धमनी। और ऐसा आपको सबको पता है, धमनी में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध होता है। धमनी में कौन सा रक्त? धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तो ये बताओ, अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में होता है? अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में होता है? फुसफुसी धमनी। कौन सी धमनी थी वो? फुसफुसी धमनी में कौन सा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। उस फुसफुसी धमनी को हम क्या बोलते हैं? फुसफुसी धमनी को और क्या कहते हैं? एक और नाम दिया था क्या फुसफुसी धमनी का? किसने दिया? फुसफुसी धमनी को हम और क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते, और बाकी तो कुछ नहीं बोलते होंगे सर, बाकी से तो कोई काम भी नहीं है हमारा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है बताओ फिर? है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, धमनी का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। और जो शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त जिसमें शिरा आती है, कौन सी शिरा? पल्मोनरी शिरा। बाकी जो बोले तो फुसफुसी शिरा, ठीक है, फुसफुसी शिरा। पूछे सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, जहां से रक्त कहा जाता है शरीर की ओर। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, महाधमनी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म याद है? व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी का निर्माण लिखा है क्या? कहाँ से हो रहा है रक्त का निर्माण? अस्थि मज्जा से हो रहा है, लिखा दिया। अस्थि मज्जा से। इसे को नाम क्या है? बोन मेरो, बोन मेरो भी इसे कहते हैं, ठीक है। बोन मेरो भी इसे कहते हैं। रक्त में आपके पाया जाता है लसिका। क्या पाया जाता है? लसिका। ये लसिका क्या होता है भाई? इधर लिख देता हूँ, लसिका। लसिका बताओ भाई, लसिका क्या होता है? लसिका कहाँ पर पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? लसिका, ये क्या होता है भाई? लसिका, लसिका क्या होता है? है सर हमें थोड़ी याद है, हमने तो लिखा ही नहीं, हमें आपने लिखा भी नहीं, हमने लिखा भी नहीं, बात ही नहीं। तो देखो लसिका एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, जो आपके आरबीसी में नहीं पाई जाती, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में पाई जाती है। और लसिका घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक कौन है? लसिका। जो लसिका होती है, यह पोषक पदार्थों को, पोषक पदार्थ या जो प्रोटीन है उनको शरीर में पूरी तरह से ले जाने लाने का कार्य करती है लसिका। और लसिका, लसिका जो इसमें एक प्रकार का द्रव भी होता है, द्रव। उस द्रव का रंग पूछ ले आपसे तो रंगहीन होता है। कैसा होता है? लसिका में द्रव का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। हाँ, रक्तचाप, जो रक्तचाप मापते हैं आप, तो मिनिमम रक्तचाप आपके कितना होना चाहिए? रक्त दाब उसको बोलते हैं, दाब। रक्तचाप या रक्त दाब एक ही बात है। 80 से 120 से 120 से 80, 120 से 80 mmHg, ये इसकी इकाई होती है मिनिमम रक्तचाप। और हाई बोले तो हाई में कितना होना चाहिए? हाई में कितना होना चाहिए? 100 से के लगभग कितना? 160 से 100 के लगभग है, यही था लगभग। और निम्न यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए? हाई तो ये होता है, तो कम ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? लो ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर और 60 से 80 ये होता है, ठीक है। ये आपका लो ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये मिनिमम आपका होना ही चाहिए। हाँ, क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, क्या कहते हैं उच्च रुधिर दाब को हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं इसको हाइपर टेंशन। तुम्हें टेंशन होगी तो हाइपर टेंशन, और इसको बोलते हैं लो को हाइपोटेंशन। ये हो गया हाइपर, ये हो गया हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। थैंक यू सर, आपने याद दिला दिया मुझे, है ना सर। आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आपने याद दिला दिया। हमने तो कभी देखा ही नहीं था ये, हमने कहाँ पढ़ा। हाँ, अरे साले मार खा लेगा बिना बात में, बर्थडे तेरा आज। नेक्स्ट सब बर्थडे काट दूंगा। अगला लिखो पांचवा का सही आंसर क्या आएगा, देखो क्या क्वेश्चन है पांचवा। तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पहला तंत्रिका कोशिका, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा प्रमस्तिष्क, या चौथा वक्राणु। क्या आएगा? वक्राणु, मस्तिष्क आएगा। और ढांडो तंत्रिका तंत्रिका या फिर तंत्रिका कोशिका में इसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स को उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो मस्तिष्क क्यों याद आ रही आगे है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र जो होता है कितने प्रकार का होता है? मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? तंत्रिका तंत्र अंदर से। तंत्रिका तंत्र का प्रकार, मैंने तो मस्तिष्क पढ़ाया ही नहीं भाई, खूब लिखना पड़ी सर जाने, मैं तो याद ही को नहीं गई। देखो 3 प्रकार का, केंद्रीय, पराधीय और स्वादीय। केंद्रीय, पराधीय, स्वादीय तंत्रिका तंत्र, या स्वायत्त भी उसे बोलते हैं। 3 प्रकार की तंत्रिका तंत्र थी, जिसमें सबसे मेन है केंद्रीय वाली, इसको हम पढ़ते हैं। बाकी ये तो आपकी नॉर्मली होती है। केंद्र में आपके 2 प्रकार आते हैं, कौन कौन से? एक तो इसमें आता है मस्तिष्क और इसमें आता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क किसमें आता है? मस्तिष्क पूरा, यह आता है आपका केंद्रीय में। इसमें आता है मेरुरज्जु, मेरु आएगा, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नहीं पढ़ा आपने तो बोल दो है। तो बताओ मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1300। औसत पूछा मैंने, मिनिमम 1500। बहुत बढ़िया, 1500। कितना है आपको पूछ रहा है? 1400 ग्राम के लगभग औसत। वो नॉर्मल पूछे तो कब से कहाँ से कहाँ तक? 1350 से लेकर 1450 तक मैंने लिखा रखा आपको। और औसत यानी कि बीच का, ठीक है। बीच में किसका नॉर्मल भार कितना होता है? औसत भार पूछे तो 1400 ग्राम के लगभग होता है। और 1350, 1450 मैंने आपको बता ही रखा है। मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका तंत्र होती है? मानव मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र की संख्या, कितनी होती है? लगभग 100 बिलियन। 100 बिलियन क्या होती है? मानव मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होती है। बताओ मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? याद रहे कि प्रमस्तिष्क, इसे हमने बोलता है सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है। कितना बड़ा होता है? लगभग मस्तिष्क का 2/3, 66% तो लगभग निकल जाता है मस्तिष्क का 2/3। और यहाँ से पूछे कि प्रमस्तिष्क जो होते हैं, इसमें प्रमस्तिष्क में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क में कुछ पिंड होते हैं, 4 प्रकार के पिंड होते हैं। वो पिंड मैंने आपको लिखा है, लिख लिया यहाँ पर। मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क है, इसमें 4 प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। कौन कौन से पिंड है? देखो 4 प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। ये तो लिखना फ्रंटल पिंड। बाकी मस्तिष्क में आप पढ़ना पीछे जाकर, नहीं लिखूंगा बार बार यहाँ। पेराइटल पिंड। अब आपके एमपीपीएसनल बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा आने लग गया, केमिस्ट्री फिजिक्स से कम हो गए, कल देखा मैंने जो।
और टेम्पोरल, तुम तो मत पढ़ो पर, टेम्पोरल पिंड, और एक और होता है इसमें ऑक्सीपिटल पिंड। ये 3-4 प्रकार के इसमें पिंड होते हैं, किसमें? प्रमस्तिष्क में। जो फ्रंटल पिंड होता है ये आपके ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है कौन? सबसे पहला वाला फ्रंटल पिंड। कौन सा है? फ्रंटल पिंड। पेराइटल जो होता है, पेराइटल आपके ताप, जो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है वही ताप, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, इन सबको नियंत्रण कौन करता है? तो पेराइटल, हाइपोथैलेमस का जो कार्य करता है वही। और एक और तो है, एक और कौन सा? टेम्पोरल। टेम्पोरल का कार्य होता है सुनना और समझना, सुनना, समझना और सूंघना, यानी कि गंध का कौन पहचान करता है? तो टेम्पोरल। और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल करता है प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को नियंत्रित, प्रकाश संवेदी, प्रकाश का नियंत्रण भी लिख सकते हो, प्रकाश संवेदी कोशिका का नियंत्रण, कोशिका का नियंत्रण, प्रकाश संवेदी कोशिका को नियंत्रण करता है कौन? तो ये होता है आपका ऑक्सीपिटल। कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल। इसी में आता है आपका अगला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या लिख रहा है? हाइपोथैलेमस। पता हाइपोथैलेमस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ताप, भूख, प्यास, घृणा सब बता रहे मैंने। ताप, भूख, प्यास, गर्म, ठंडा, सब किस कारण से लगता है? तो हाइपोथैलेमस। ये अंदरूनी जानकारी देता है सारी, है ना? महसूस करना, किसी से महसूस करना, तो सारी जानकारी कौन देता है? तो ये देता है आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। बताओ शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान होता है, डिग्री में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछे तो, केल्विन में पूछे तो 200 वो माइनस कर लो ना, कहेगा माइनस कर लो। 273 केल्विन के 373 है। हाँ प्लस होगा। प्लस होगा। हाँ 200 ऐसे ही कुछ में प्लस होगा। सेंटीग्रेड में हो गया, केल्विन हो गया, फारेनहाइट में बताओ। 310 केल्विन होगा यहाँ, 310 केल्विन। फारेनहाइट में बताओ, फारेनहाइट में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 डिग्री 310 केल्विन होता है। फारेनहाइट का क्या होता है? फारेनहाइट, फारेनहाइट पे बोलने वाला, फारेनहाइट वो F माइनस 32/5 निकाल लो। C/5 होता है क्या? C/5 बराबर 1 माइनस 32 बटे में क्या होता है? 9। हाँ तो C का मान हमने रखा 37, 9 7 63 का 3, 6 9 3 17, 9 3 27 27 और 6 27 और 6 33 33 होता है 32 में 310 ये हो रहा है फारेनहाइट। यहाँ होगा फारेनहाइट 310 फारेनहाइट के लगभग। ये 3 5 से कटेगा ना अभी तो, 5 से 30 नहीं, ये नहीं होगा। 310 फारेनहाइट। चलो बोलने वाला अभी देखो, ध्यान देना। 37 डिग्री सेल्सियस याद रखो, बाकी कल देखें इसको, एक बार दिमाग में नहीं आ रहा ठीक से निकल भी नहीं कराओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन 5वां की चट्टा है। चलो रे, मेरे मूर्ख व्यक्ति हो, पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता रे। कहाँ दिमाग जा रहा तुम्हारा?
साइंस पूरी करा दी मैंने। सर 98.6। हाँ 98.6 फारेनहाइट। हाँ फारेनहाइट 310 केल्विन, ठीक है। हाँ ये याद नहीं आता बस। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, कम भार उठाने के लिए अधिक आयास का प्रयोग हमेशा में किया जाता है, किसमें? आयास क्या होता है भाई? आयास, आयास, अधिक आयास का प्रयोग किया जाता है कम भार उठाने के लिए। तो ये आपको उत्तलक में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर पहले आप लिख लो। सही आंसर कौन सा? छठे का। छठे का सही आंसर तृतीय श्रेणी का उत्तलक आएगा इसमें। तृतीय श्रेणी का उत्तलक। उत्तलक में समझा देता हूं आपको क्या होता है उत्तलक। उत्तलक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उत्तलक। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तलक 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जिसमें प्रथम श्रेणी का उत्तलक आएगा आपका। द्वितीय श्रेणी का आएगा आपका। वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको नॉर्मली समझाऊं तो और 1 से 1.5 दिन लगभग आपको लगता है इसे समझाने में। आराम से इसको कर दो, लेकिन ये एक ही बार में आपको भी याद हो जाएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तलक। प्रथम श्रेणी के उत्तलक में ऐसा आएगा, इसमें रहेगा बल, है ना। वैसे तो उत्तलक में 3 चीजें होती है। उत्तलक में क्या क्या होता है? तो उत्तलक में 3 चीजें होती है। तो आयास होता है, आयास के बाद आयाम होता है, आयास, आयाम, और एक और कौन सा होता है? आयास, आयास नहीं, एक तो आलम्ब होता है। आलम्ब और आयास। आलम्ब, आयास, और कौन सा? बल। आयास, आलम्ब और भार। भार क्या होता है? भार। आलम्ब होता है तो इसमें जो उत्तलक होता है, उत्तलक में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब, आयास और भार, ये 3 चीजें इसमें होती है। आलम्ब का मतलब होता है घूमना, जहां से वस्तु घूमती होती है उसे बोलते हैं आलम्ब। क्या बोलते हैं उसे? आलम्ब। आयास, जहां से हम बल लगाते हैं, हम पकड़ते हैं यहाँ से, उसे क्या बोलते हैं? आयास, बल लगाना। और भार यानी कि कोई वस्तु। भार यानी कि कोई वस्तु। जैसे कि हम कैंची को देखते हैं, कैंची देखी आपने? कैंची, है ना। कैंची जो होती है, कैंची के यहाँ बीच में जो ये भार है घूमने वाला, इसे क्या बोलते हैं हम? आलम्ब। कैंची जहाँ से घूम रही है उसे क्या बोलते हैं? आलम्ब। और जहाँ कोई वस्तु को हम यहाँ पर रख के काटेंगे तो यहाँ वस्तु रखा जी, इसे बोलते हैं भार। और जहाँ से हम बल लगा रहे, पीछे से बल लगाते इधर से, तो पीछे से बल लगा तो क्या हो जाएगा? आयास। वो क्या हो जाएगा? आयास। तो इन्हीं उत्तलक को हमें यहाँ पर देखना है। प्रथम श्रेणी के उत्तलक में क्या होता है? इसमें होता है आलम्ब बीच में। प्रथम श्रेणी के उत्तलक में आलम्ब क्या होता है? आलम्ब बीच में होता है। आलम्ब यानी क्या होता है? घूमने की चीज कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें? तो कैंची हुआ, प्लास हुआ। कैंची, कैंची कौन सा उत्तलक है? तो कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तलक है। प्लार, प्लास बोल दो या प्लार बोल दो, ये काय में आएगा? प्रथम श्रेणी में। और भी बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है इसमें जो बीच में से घूमता हो, है ना। प्लार, और एक और अंडासी, संडासी, संडासी का अंडासी, संडासी, है ना। वो भी बीच में से घूमती है, पीछे से बल लगाते आगे से पकड़ते हैं उसमें कोई वस्तु। संडासी के अलावा और क्या हो सकता है? पिलार तो हो गया ना, ये कोई प्लास। और तराजू देखा आपने? तराजू पुराने जमाने का तराजू बीच में से घूमता है, जहां से घूमता है उसे क्या बोलते हैं? एक तरफ वस्तु रखते हैं, एक तरफ हम बाहर रखते हैं, ठीक है। एक तरफ बाहर रख दिया हो गया आपका बल, और जहाँ वस्तु तोड़ रहे हो गया होगी वस्तु, और बीच में क्या हो गया? आलम। और क्या हो सकता है इसमें तराजू के अलावा? हाँ? और बताओ तराजू के अलावा इसमें क्या हो सकता है? और हम आपने देखा होगा ऐसे कील निकालने की जो हथौड़ा होता है, देखा आपने? ऐसे कील निकालते उसी कील निकालने का हथौड़ा होता है, हथौड़ा। यहाँ से हम उसको पकड़ रहे, क्या लगा रहे? बल। और आगे कोई वस्तु रखा रही वो कील, और बीच में से घुमा रहे उसको, तो बीच में क्या होगा उसका? आलम। तो कील निकालने का हथौड़ा, सेंडिंग हथौड़ी, निकालने का हथौड़ा, ये हथौड़ी, ठीक है। हाँ, द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा भाई? द्वितीय श्रेणी में क्या आएगा? द्वितीय श्रेणी में आते हैं आपके, द्वितीय श्रेणी में जो भार बीच में रहेगा, जिसके भार क्या रहता है? भार बीच में रहता है, यानी कि वस्तु कहाँ रखनी है आपको? बीच में। जैसे कि आपने नींबू निचोड़ होगा, नींबू निचोड़ मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन देखी? वो एकदम बीच में रखते नींबू, और एकदम नींबू का रस निकालते हो, है ना। नारियल फोड़ने की मशीन, नारियल फोड़ने की मशीन,
वो भी काय में आएगी, वो भी आएगी आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तलक में। और क्या हो सकता है, सुपारी काटने का देखा क्या आपने, सुपारी काटना और केरी गट्टा देखा आपने, केरी गट्टा, हाँ देखा है। केरी गट्टा घर पे होगा नहीं, केरी गट्टा। और तृतीय श्रेणी में क्या आ सकते हैं, अब एक में आपका आलम्ब बीच में हो गया, एक में आपका भाग बीच में हो गया, और एक में क्या रहेगा, आयास बीच में, यानी कि बल हम बीच में से लगाएंगे, आयास बीच में होता है, जहां से हम बीच में से बल लगाते हैं, जैसे कि वो चिमटा होता है, चिमटे कोने से कोई पकड़ता है कोई ऐसा व्यक्ति कि जहां से है, ऐसा कोई व्यक्ति जो जहां से आगे से वस्तु रखे वैसे चिमटा पकड़ लेगा, है बीच में से पकड़ना पड़ता है उसको, चिमटा का अलावा और क्या हो सकता है, और बताओ भाई, मुझे चिमटा याद है बस, तुम्हें तो सब याद होगा। हाँ चिमटा का अलावा बताओ, जहां से बल लगता है आपका हाथ, मानव का हाथ कहीं में आता है, मानव का हाथ कहीं में आएगा, तृतीय श्रेणी को उत्तलक में, मतलब यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से बल लगता है, आगे से कोई वस्तु ले रहे हैं और पीछे से घूम रहा है, ठीक है, तो बल कहाँ से एकदम यहाँ बीच में से लग रहा है, तो यहाँ से बीच में से बल लग रहा है, तो वो हाथ आपके इसमें आएगा, ठीक है। और देखो और क्या हो सकता है इसमें, और एक और हल आता है, हल, पहले हल चला देते, हल, ये ध्यान रखना भाई उत्तलक में। आप नेक्स्ट उत्तलक खत्म, 1.5 दिन का चैप्टर आधे दिन में, आधे दिन के 10 मिनट में खत्म। इससे ज्यादा क्या है तुम्हें, है कि नहीं, सारा तरह तेज मत पढ़ा मगर दिमाग में भी घुसे, धीरे धीरे पढ़ा वो भी कहाँ घुसे है, धीरे धीरे पढ़ा रहे बताया, पूरे बायोलॉजी पढ़ा रहे बताया मैंने, उनमें से इक्वेशन डिटेक्शन बोलो है, सर मैं 4-5 दिन की छुट्टियां तुम याद कर लाना, छुट्टी चली आने के बेचारा के। नेक्स्ट 7वां, एक विद्युत स्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, ऊर्जा रूपांतरण का क्या भाई बताना का, सब ऊर्जा रूपांतरण का तो मैंने, स्त्री जिसमें कोयला डाल दो विद्युत की हो, तो लेकिन क्या करेगी वो, ऊर्जा में क्या निकालेगी, रासायनिक उष्मा निकालेगी, तो डांडो बोलो उसमें क्या आएगा, फिर क्या रहेगा उसमें, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, चौथा, तो ऑप्शन नंबर चौथा विद्युत को उष्मा में, कौन सा, कोयले वाली, कोयला वाले, अभी यहाँ तो विद्युत की बात करी ना, अभी उसने बोलते रखा है, उसने कोयले की बात करी। अगला क्या आएगा, विद्युत को उष्मा में, तो कुछ चीजें बताए तो फिर मुझे आपस से आपको याद हो, मुझे अंदाज है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर बताओ, विद्युत मोटर बताओ, यांत्रिक में, विद्युत से यांत्रिक, बताओ, विद्युत से प्रकाश, माइक्रोफोन लिखो वापस, ध्वनि, माइक्रोफोन बताओ, ध्वनि को हाँ? विद्युत सेल बताओ, विद्युत सेल, मोमबत्ती, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, हाँ लिखो तुम लिख लो फटाफट, अभी पूछ रहा हूँ, मोमबत्ती, मैं तो लिखूंगा इनको बार सब लिखा रखा मैंने तो, लाउड स्पीकर क्या करता भाई, सब लिखो तुम, आपने कॉपी में तुम्हें याद है ना सब, लाउड स्पीकर, डायनेमो क्या करता, डायनेमो सबसे पहले क्वेश्चन था उसमें, डायनेमो ढोल क्या करेगा, ढोल, और बताओ, पंखा पूछे तो पंखा बता रहा मैंने आपको, फैन, और बताओ, लिखो इनको फटाफट, मैंने लिखा रहा है एक भी, ये सब तुम्हें लिखना। अगला क्वेश्चन 8वां, तुम लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, सब लिखा रखे मैंने, बार बार थोड़ी बताऊंगा इनको, कल पूछूंगा मैं आपसे इनसे। 8वां क्वेश्चन, मानव में अपरा उत्तक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, अपरा उत्तक, तीसरा आंसर सही है, अपरा उत्तक में कौन सा कार्य किया जाता है, तो बोर्ड का आधार प्रदान करना,
या भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और भ्रूण में पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना या भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और भ्रूण में पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 लिख लेना, थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, मेन लिख रहे हैं। कौन सा? 7 के बाद 8 का 2, 8 का सही आंसर रहेगा 2। उत्तक से क्वेश्चन आया भाई, उत्तक से क्वेश्चन आया है। उत्तक का अध्ययन क्या होता है? उत्तक का अध्ययन याद है ना आपको? उत्तक क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। उत्तक के खोजकर्ता कौन है? मालगिली। खोजकर्ता शब्द किसने दिया? नामकरण किसने किया? लिख लो, पहले लिखा था, शायद में लिखना ना इसको। उत्तक का नामकरण किया था मेयर ने। मेयर। शब्द दिया था आपके, शब्द देने वाला था, शब्द देने वाला था बिशेट। बिशेट। टिश्यू या उत्तक शब्द किसने दिया था? बिशेट ने। बाकी उत्तक तो मैंने लिखा रहेगा आपको, ठीक है? कितने प्रकार के उत्तक थे? 4। कौन कौन से? संयोजी उत्तक, वसीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और तंत्रिका उपकला उत्तक और- एडिपोस। उपकला है ना? नेक्स्ट हाँ बियर। अगला बताओ। अगला बताओ भाई, अगला हो गया? 9 हो गया क्या? 9 होगा। 9 का आंसर बताओ। 9 क्या है? 9 पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? सेलुलोज कोशिका भित्ति, राजधानी, प्लास्टिड या तारकाय? तारकाय यानी क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो नहीं, उसमें लवक होता है जो उसको विकसित अलग विभाजित करता है, तो इसमें आएगा तारकाय। सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, तारकाय बहुत है इसमें। तो नेक्स्ट 10वां लिखो। 10वां क्या है? 10वां है, निम्न में कौन सा प्रकाशीय घटना अध्रुवीकृत प्रकाश को प्रकाश में से समतल ध्रुवीकृत प्रकाश में परिवर्तन नहीं कर सकता? क्या बोल रहा है? समतल ध्रुवीकृत प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो प्रकाश का द्विअपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाशीय घटना अध्रुवीकृत प्रकाश को प्रकाश में से समतल ध्रुवीकृत प्रकाश में परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रकाश में परिवर्तन नहीं कर सकता। सही आंसर रहेगा इसका तीसरा, प्रकाश का विवर्तन। 10 का ऑप्शन रहेगा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। तो अपवर्तन से भी क्वेश्चन आया आपके, परावर्तन से भी क्वेश्चन आए, तो लिख लो आप परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, तो आपने ऐसी किरण देखी होगी बहुत सी बार, जहाँ एक दर्पण रख दिया हो आपने, तो वहां से एक किरण डालते हैं इसमें, तो प्रकाश टकराकर किसी माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में, या फिर प्रकाश की आपतित किरण टकराकर और आगे की ओर चली जाती है टकराकर। ठीक है, प्रकाश का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश से आती हुई किरण होती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित। इसे बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, बोलेगा प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित। प्रकाश का किसी दर्पण से
टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? तो परावर्तन कहलाता है। इसी के बीच में होता है विलंब। क्या होता है ये? अभिलंब। अभिलंब बीच में क्या होता है? इसमें अभिलंब। किसी एक बिंदु से ये लौटते हैं तो उसे बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ से लिखना है इसमें कि प्रकाश में जो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन में प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या होता है ये? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या फिर एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। देख लेना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। और ध्यान रखना, जब ये इसमें आपतित किरण होती है तो यहाँ पर आने वाला कोण बनता है आपतन कोण, इसे बोलते हैं आई। और यहाँ पर बोलते हैं जाने वाली किरण को आपतन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पर लिखना कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान, आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ठीक है, आई बराबर आर। ठीक है, आई बराबर आर, ये आपको याद होना चाहिए। ये परावर्तन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक होता अपवर्तन। अपवर्तन, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है ना। ये कोई माध्यम है, एक माध्यम ये रहा, ऊपर का माध्यम, एक माध्यम ये रहा। तो जब प्रकाश किरण यहाँ से कोई मान लो ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इसलिए इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये टकरा कर वापस सीधे नीचे आएगी। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश का लिख लेना, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन। ठीक, तो ये अपवर्तन है। तो इसमें आते हैं तो विरल माध्यम व सघन माध्यम। तो लिखना इसमें, जब प्रकाश किरण, लिखना आप, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन यानी घेरा वाला, सघन माध्यम में, यानी कि यहाँ मान लो कोई ये वायु है और नीचे रखा हुआ कांच, कोई बड़ा वाला कांच है, तो नीचे वाला क्या हो गया? सघन, ऊपर वाला क्या हो गया? विरल। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये आप ध्यान रखना भाई। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी का उल्टा आप कर लोगे कि जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, ये इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सघन और विरल आपको याद होना चाहिए। विरल माध्यम में होता है हमेशा वायु एकदम सेफ, और सघन में वो कुछ भी रख सकता है, कांच रखे, जल रखे या फिर अन्य दूसरी जाड़ी वायु रख ले तो उसमें सघन माध्यम आ जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन में क्या क्या होता है? तो अपवर्तन के कुछ नियम, आपको उदाहरण लिखो यहाँ पर। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण ऐसा पूछ जाते हैं। तो लिखना तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना। दूसरा लिखना
पहला हो गया तारों का टिमटिमाना। दूसरा लिखना, दूसरा आएगा सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद कुछ पल सूर्य दिखाई देता है, कुछ पल सूर्य दिखाई देता है। किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण से। ठीक है, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। तीसरा, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त आएगा ना, उदय बोला मैं। सूर्योदय से पहले है, सूर्योदय से पहले कैसे सूरज दिख जाएगा? हाँ, सूर्योदय से पहले दिख जाता है। हाँ, तभी तो बोल रहा, सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद। वहाँ उदय लिखा दिया मैंने, सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, भी सूर्य का दिखाई देना। तो ये कारण होता है अपवर्तन का, अपवर्तन का कारण है। अगला लिखना, द्रव में क्षण का मुड़ा हुआ दिखना। द्रव में क्षण का मुड़ा हुआ दिखना। कोई लकड़ी डाल के देखना आप कभी, द्रव में आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। द्रव में क्षण का मुड़ा हुआ दिखना, किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। तीसरा, चौथा लिखो, चौथा आएगा पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना। एक और लिखना चौथा। पांचवा लिखना, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठना, उठा हुआ दिखना। मछली का वास्तविक गहराई से, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखना, किस कारण से होता है? ये अपवर्तन के कारण से। ठीक है, ये हो गया परावर्तन, एक हो गया अपवर्तन। एक लिखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो लिखना, पानी के भीतर में रखी परत नली का चमकना। पानी के भीतर रखी, पानी के भीतर रखी परत नली का चमकना किस कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकती हो। किस कारण से चमकती है? पानी के भीतर रखी परत नली का चमकना। पानी के भीतर कोई परत नली चमक रही है तो किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से। अगला, कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में कोई दरार है वो चमक रही है, कांच में कोई दरार है वो चमक रही है, तो किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है ऐसा पूछेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना। और नेक्स्ट, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना। ये आपको तो ये रोड पे दिखती होगी, दूर से देखते हो कभी कभी, बस में जाते हो, गाड़ी पे जाते हो, दूर से आपको यहाँ से देखते हो वहाँ पानी भरी होगा और आप जाते हो तो पानी दिखे, फिर पास में जाओ तो गर्मी में, हाँ, उसे बोलते हैं। बोलो तो ये रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखना, मृग मरीचिका का दिखना किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, क्वेश्चन आप एक बार कर लेना।